हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस एकेडमी। जॉन कीट्स की वीडियो की सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने जॉन कीट्स के 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम 46 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। Keats dropped the first stanza of one of his odes. It was from. कीट्स ने फर्स्ट स्टेंजा ड्रॉप कर दिया था अपने एक ओड में, और वो कौन सी थी? आईडी नहीं, ओड है, ODE। ओड टू साइकी, ओड ऑन मिलंकली, ओड टू अपोलो, ओड ऑन इंडोलेंस। जो 46 का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ओड ऑन मिलंकली। ओड ऑन मिलंकली ये वही ओड है जिसमें कीट्स ने फर्स्ट स्टेंजा को ड्रॉप कर दिया था। और ये कब लिखी गई थी? जो ओड ऑन मिलंकली थी ये 18 आपको पता है 1819 में ही इनका सबसे प्रोडक्टिव ईयर, और 5 ओड्स लिखे गए थे। टोटल 6 ओड लिखे थे, 5 इसमें ही लिखे गए हैं। और आपको पता है ओड टू मिलंकली कॉन्टेन्स रेफरेंस टू क्लासिकल थीम्स, कैरेक्टर्स एंड प्लेस। इसमें जो है रेफरेंस किसका होता है? क्लासिकल थीम्स का। ये ओड क्या बताती है? डायरेक्टली टू द रीडर रेदर देन टू एन ऑब्जेक्ट और इमोशन, है ना। और आपको पता है कि दिस पोएम इज द शॉर्टेस्ट ऑफ कीट्स ओड। सबसे शॉर्टेस्ट ओड, अगर आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन है तो ओड ऑन मिलंकली। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। फॉर होम कीट्स यूज द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइम। एगोटिस्टिकल सबलाइम ये वर्ड जॉन कीट्स ने किसके लिए यूज किया? कॉलरिज, शैली, बायरन या वर्ड्सवर्थ? 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के वीडियोस में जब मैंने करवाया था ये क्वेश्चन, वहाँ भी आया था। तो जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए इगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ ये दोनों ही रोमांटिक पोइट थे। हु क्वाइंड द जॉन कीट्स ने क्या किया? ये फ्रेज क्वाइन किया इगोटिस्टिकल सबलाइम। और इसका मतलब क्या हुआ? एज अ सेंसियर अगेंस्ट विलियम वर्ड्सवर्थ। कब? इन हिज 1818 लेटर टू वुडहाउस। 1818 में एक लेटर लिखा वुडहाउस को, और वहाँ पर इन्होंने ये वर्ड, ये फ्रेज जो है क्वाइन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ दिस इज नॉट वर्क बाई जॉन कीट्स? इनमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया? ओ टू ऑटम, टू नाइट, इसाबेला, द पॉट ऑफ डासिल। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू नाइट। आपको पता है टू नाइट तो नहीं लिखा है। ओ टू ऑटम है, इसाबेला है, और इसाबेला का ही तो एक और नाम होता है, इसाबेला और द पॉट ऑफ बासिल, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। तो इस तरीके से ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, ओड टू मिलंकली, ओड ऑन ए ग्रेसियनर, ओड टू नाइटेंगल, ये सभी ओड्स किसके हैं? ये सभी ओड्स जॉन कीट्स के हैं। तो टू नाइट किसकी नहीं है? जॉन कीट्स की रचना नहीं है। अब टू नाइट्स किसकी है? तो टू नाइट इज अ पोएम रिटन बाई पीबी शैली। ये है पीबी शैली की रचना, ध्यान रखिएगा। ये तो पीबी शैली की रचना है, ठीक है ना। और इसमें पीबी शैली नाइट को पर्सोनिफाइज कर रहे हैं। शैली इज विशिंग दैट नाइट विल कम एंड ओवर ऑल द लैंड्स विद इट्स ब्यूटी, सो इट कैन ब्रिंग हिज ड्रीम ऑफ जॉय एंड फियर। यानी कि इसमें नाइट को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats. जॉन कीट्स की पोइट्री के बहुत बड़े एडमायरर थे स्कॉट फिट्जराल्ड।
सो मच सो दैट ही नेम्ड वन ऑफ हिज नॉवेल, इसलिए उन्होंने अपने एक नॉवेल का नेम दिया विद अ लाइन फ्रॉम वन ऑफ द किड्स पोएम। किड्स की पोएम में कोई एक लाइन आती है जिनमें से उन्होंने अपने एक नॉवेल का नाम दे दिया। विच पोएम वाज इट, कौन सी पोएम थी? ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओड टू नाइटिंगेल। चलते हैं, जान लेते हैं वो कौन सी लाइन थी और किस लाइन पर उन्होंने वो टाइटल दिया था अपने नॉवेल का। टेंडर इज द नाइट, ध्यान रखिएगा, ओड टू नाइटिंगेल की फोर्थ स्टेंजा में एक लाइन आती है और उस लाइन का नाम क्या था? टेंडर इज द नाइट। टेंडर इज द नाइट, और टेंडर इज द नाइट जो कि 1934 में फिट्जराल्ड ने जो नॉवेल लिखा वो कहाँ से लिया लाइन? ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओड टू अ नाइटिंगेल 1934 में नॉवेल लिखा था। ओड ऑन अ ग्रेसियन बहुत ही अच्छी ओड है, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी, आप सभी को पता, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम, ध्यान रखिएगा, एक बार और क्वेश्चन आया था जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम क्या है, बट उसमें जो वास्तविकता में जॉन कीट्स की फर्स्ट पोएम थी वो नाम नहीं दिया गया, तो जो सबसे पहले लिखा गया उसका नाम मैंने बताया था वहाँ पर, ओड टू नाइटिंगेल। बट इनमें से जो जॉन कीट्स ने सबसे फर्स्ट लिखा था उसका नाम है मैग मैरलीज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, एंडेमियन, व्हेन आई हैव फियर्स। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये पोएम जो थी जॉन कीट्स की सबसे पहली पोएम थी, फर्स्ट पोएम जॉन कीट्स की थी, और कब लिखी जाती है? 1816 में। दिस पोएम इज पेट्रोकन सॉनेट, आप सभी को पता है इटालियन सॉनेट, पेट्रोकन सॉनेट, ये सॉनेट के प्रकार होते हैं। तो इन्होंने पेट्रोकन सॉनेट में लिखा था, जिसमें क्या होता है? एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, यानी कि फर्स्ट 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, लास्ट 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। और जो उसकी राइमिंग स्कीम थी ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी, ये राइमिंग स्कीम थी, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है क्योंकि जॉन कीट्स की ये फर्स्ट पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एंडेमियन बाय जॉन कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस। एंडेमियन एक स्टोरी है जॉन कीट्स की, जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है, उसमें जो एंडेमियन होता है वो शेफर्ड होता है जिससे प्रेम करती हैं मून गॉडेस। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से लिया उन्होंने? ग्रीक माइथोलॉजी, हाईलैंड लोर, कैंथिस टेल्स, रोमन मिथ्स। जो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक माइथोलॉजी। ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिए, ये जो मून गॉडेस होती हैं सिंथिया, वो कहाँ की होती हैं? ग्रीक गॉडेस मानी जाती हैं। और एंडेमियन एक शेफर्ड होता है जिससे प्रेम करने लगती हैं, कौन? जिससे प्रेम करती हैं सिंथिया, जिनका नाम डायना भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से ली गई? ग्रीक माइथोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हु सेड माई हार्ट एक्ट्स एंड ड्रॉजी नमनेस पेन, कौन कहता है माई हार्ट एक्ट्स एंड ड्रॉजी नमनेस? सैली, टेनिसन, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, जॉन कीट्स। माई हार्ट एक्स, मेरे हार्ट यानी कि मेरा हृदय तड़पता है, एंड ड्राउजी नमनेस पेन, मेरा दिल दुखता है, और मेरी जो इंद्रियां हैं वो क्या देती हैं? पीड़ा देती हैं। ठीक है, और ये कहाँ लाइनें आती हैं? ओड टू नाइटिंगेल में, ओड टू नाइटिंगेल में आती हैं, और जिसे 1819 में लिखा था। फर्स्ट पब्लिश एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स, इसमें पहली बार पब्लिश होती है, एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कई बार हमने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 53।
हु सेड अबाउट कीट्स, किसने कीट्स के बारे में कहा? ही इज विथ शेक्सपियर, पी.बी. शैली, एस.टी. कॉलेज, वाल्टर पेटर, मैथ्यू आर्नल्ड। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या किया था? मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था ही इज़, ये जो व्यक्ति है ही इज़ विथ शेक्सपियर, शेक्सपियर के बाद अगर कोई है मेरी नज़र में तो कौन है? जॉन कीट्स है। ठीक है, इन्होंने ये दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कीट्स पोएट्री इज abundantly and enchantly sensuous. Who had made this comment about poetry of Keats? कीट्स की जो पोएट्री abundantly enchantly sensuous यानी कि हर तरीके से कैसा है? सेंसुअस है। वो सेंसेस को छू लेता है, हृदय को छू लेता है, हमारी इंद्रियों को क्या करता है? टच करता है। और ये कमेंट किसने दिया था कीट्स की पोएट्री? मैथ्यू आर्नल्ड, एस.जी. गेराल्ड, मिडल्टन मुरे, ओलिवर एल्टन। जो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू आर्नल्ड ने ही ये कमेंट दिया था, इसलिए मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड ने क्या लिखा था? ध्यान रखिएगा, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा था एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म। ध्यान रखिएगा, एसेज इन क्रिटिसिज्म लिखा था मैथ्यू आर्नल्ड ने। ये इनकी एक क्रिटिसिज्म पर बेस्ड बुक है। इसमें उन्होंने ये लाइन कही थी और इसके पहले जो ऊपर लाइन आती है ही इज विथ शेक्सपियर, ये भी जो कोटेशन है वो कहाँ से आती है? एसेज इन क्रिटिसिज्म, जो कि मैथ्यू आर्नल्ड की है। इसमें आर्नल्ड बहुत सारे पोइट्स के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक उनके फेवरेट जॉन कीट्स भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ ओड टू नाइटिंगेल? ओड टू नाइटिंगेल की क्लोजिंग लाइन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हैंग, बी टू लेट द वार्म लव इन, सी फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, इन टू द क्लाउड्स एंड नेवर मोर रिटर्न। जो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ये क्लोजिंग लाइन है ओड टू नाइटिंगेल की, फ्लेड इज दैट म्यूजिक। क्या कह रहे हैं? फ्लेड इज दैट म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक गायब हो चुका है, यानी कि संगीत जा चुकी। डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? इसी लाइनों के साथ साथ क्या होती है? ओ टू नाइटिंगेल फिनिश होती है। तो ये लाइनों का मतलब हुआ। और लास्ट लाइन है ओ टू नाइटिंगेल की, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Keats was a victim of rap on the knuckles. Keats victim थे rap on the knuckles. The underline idiom denotes, ये underline rap on the knuckles क्या denote करता है? Laud approval, appreciation, severe criticism, support। तो जो rap on the knuckles का मतलब हो जाएगा, जो idiom हो जाएगा वो हो जाएगा severe criticism। यहाँ पर क्या हो जाएगा? severe criticism, यानी कि आपको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जो मुरे साहब होते हैं उनकी पत्रिका में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉन कीट्स फादर वाज, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन पूछा जा सकता है। जॉन कीट्स के फादर थे फार्मासिस्ट, पोएट, स्टेबल कीपर, नन ऑफ द अबव। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेबल कीपर, यानी कि वो एक स्टेबल कीपर थे, घोड़ों की रखवाली करने के लिए उनको रखा गया था। ना तो फार्मासिस्ट कौन थे? जॉन कीट्स ही थे जो फार्मासिस्ट की डिग्री लेते हैं, लेकिन कभी इन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। वो पोएट भी थे, पोएट तो थी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कीट्स ला बेले डेमसन्स मर्सी कंबाइंस टू पोएटिक फॉर्म। कीट्स की जो ला बेले डेमसन्स मर्सी है उसने टू पोएटिक फॉर्म कंबाइन किया है। कौन कौन सी है? लिरिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड या सोनेट, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि लिरिक और बैलेड, बी
फर्स्ट एंड फोर लिरिक एंड सोनेट। सी फर्स्ट एंड थर्ड, इसका मतलब हो जाएगा अरे लिरिक एंड बैलेड। डी ऑप्शन सेकेंड एंड फोर, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड सोनेट। तो आपको पता है जो लव बैलेड नेम सन्स मर्सी होता है वो बैलेड होता है। पहली बात तो ये एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि इसको गा कर लिखा गया था तो एक ऑप्शन आता है कि इसको लिरिक भी माना जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर सी क्या है, जॉन किट्स की ला बेले डेम सन्स मर्सी लिरिक भी है और बैलेड भी है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरीके से अलग अलग पोइट्स के वीडियोस आते रहेंगे। और आज की वीडियोस में बस इतना ही।